अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको जुल्म की ऐसी दास्तान सुनाएंगे कि ऐसे लोगों के साथ जुल्म ना होने के लिए हुकूमतें और ख़ासकर पुलिस का महकमा भी बड़ा मुतहरिक रहता है। जी हाँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ानदान पाकिस्तान में शिफ्ट होता है। वहाँ की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लाकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, घर बनाता है, एक कमर्शियल दुकानें और मकान बनाता है। लेकिन यहाँ का कब्ज़ा माफिया और यहाँ के जराइम पेशा लोग उस शख्स को कत्ल कर देते हैं। उस मज़लूम की सिर्फ़ 3 बेटियाँ और छोटा एक बेटा है जो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आपको दिखाते हैं आज के प्रोग्राम में कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ानदान के साथ क्या हुआ। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी जायदादों पे, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े होते हैं। लेकिन यहाँ कुछ मामला उससे आगे बढ़ चुका है कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आता है, अपनी 3 बच्चियों को और एक बेटे को यहाँ पे सेटल करने की कोशिश करता है। जो बच्चियाँ हैं उनकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है और बेटा भी बहुत ही छोटा है। लेकिन यहाँ पर जुल्म की ऐसी दास्तान शुरू होती है कि किसी की जायदाद पर ना सिर्फ कब्ज़ा किया जाता है बल्कि उसको कत्ल तक और कत्ल की वारदात के ज़रिए उसको इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाता है। ये कत्ल होता कैसे है, ये कत्ल हुआ क्यों? मुकदमे की मुद्दइया जो है मकतूल की बेटी हैं। आंखों देखा हाल किस तरह से एक बेटी के सामने एक बाप को कत्ल किया गया। यकीनन ये मनाज़र ना कोई देख सकता है और ना ही दिखाए जा सकते हैं। हुआ क्या, कैसे कत्ल किया और कत्ल क्यों किया, ये मुकदमे की मुद्दइया की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। बहुत ही मुश्किल मरहला है कि बाप आपकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया ज़ालिमों ने। और मुझे बताइए कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे हैं, कौन से मुल्क से आए और किसने ज़मीन पे कब्ज़ा किया और कत्ल फिर कैसे हुआ? कुछ थोड़ी कहानी अगर आप सुना सकें। हम लोग 2016 में पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे कुवैत से। ठीक है। ओवरसीज़ थे हम लोग की, बर्थ भी उधर की थी, हम लोग रहते वहाँ पे थे। हम लोग जो कि बड़े हो गए थे, हम 3 बहनें और एक छोटा भाई है हमारा। हमारे फादर की ये सोच थी कि अब बड़े हो गए हैं तो अपने मुल्क जाया जाए, बेटियां बड़ी हो गई हैं। एक गैर मुल्क में रह रहे थे, एक अपने मुल्क की अपनायत भी होती है इंसान को, तो वो हमें यहाँ पे ले आए। उन्होंने हमें एजुकेशन भी दिलवाई कि इतनी देर हम यहाँ रहे। आते यहाँ पे उन्होंने जो जगह लेके रखी हुई थी उसको उन्होंने काम शुरू करवा दिए। वो 2019 में वो जगह तमीर हुई थी जिधर कत्ल हुआ सब्ज़ादार में। ठीक है। और 2019 में जब वो जगह तमीर हुई तो ये जिन्होंने कत्ल किया ये वहाँ पे इन्होंने मतलब रेंट पे वो जगह ले ली थी। और जब उन्होंने रेंट पे वो जगह ली है 6-7 साल हो गए हैं या 5 साल हो गए हैं। और रेंट जो था वो प्रॉपर दे रहा था? वो रेंट पे वो तंग कर रहे थे। अच्छा, रेंट पे तंग कर रहे थे। लेकिन मेरे फादर एक बहुत मतलब इस तरह के इंसान थे कि वो बहुत पोलाइट, किसी के साथ लड़ने झगड़ने वाले नहीं, बहुत अच्छे इंसान थे और शरीफ इंसान थे। वो इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते थे और वो बात को रफ़ा दफ़ा करते थे हमेशा। ठीक है। इसीलिए मामला रफ़ा दफ़ा होता रहा। इस तरह रेंट अगर किराया लेट भी होता तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। वो इस तरह नहीं तंग करते थे। ठीक है। कई बार ऐसे भी हुआ कि उनकी तरफ से मतलब बहुत रूड बिहेवियर रहा है मेरे फादर के लिए। अच्छा। जब वो रेंट भी दे रहे मुल्ज़िमान की जानिब से? जो मुल्ज़िम है उनकी जानिब से। ठीक है। कौन है मुल्ज़िम, के नाम बताइएगा। मुल्ज़िम 2 भाई हैं, एक इनके वालिद हैं। ठीक है। क्या नाम क्या उनके? जिस भाई ने मेरे बाबा को मारा उसका नाम सलमान सिंधु है, उसके साथ ही अदनान सिंधु था। दोनों भाई हैं। और इनके वालिद का नाम आरिफ सिंधु है। और इन्होंने वो जगह एक इंस्टॉलमेंट्स के लिए मतलब उसका काम था, इनका किस्तों का काम था। इंस्टॉलमेंट्स के लिए इन्होंने वो जगह ली थी, दुकानें। सूद का काम वो करते थे। और लोगों का इनका मेन जो पेशा था हमें पता चलने में ये आया कि लोगों को डराना, धमकाना, मारना। और ये
पिछले साल की बात है कि हमें पता चला था कि जिसने मारा गोलियां मेरे बाबा को मारियाँ सलमान सिंधु ने, वो थोड़े दिन अरसे जेल में भी रह के आया। अच्छा, क्रिमिनल लोग थे, रिकॉर्ड क्रिमिनल याफ्ता लोग थे, उनका रिकॉर्ड है, पहले ठीक भी है। इनके कत्ल हैं, ठीक है, लोगों से इनकी दुश्मनी है पहले भी। ठीक है। और जो है अब इस पिछले साल जो है 2023 में मेरे वालिद ने इनको खाली करने के लिए बोला था जगह, क्योंकि वो अपना कारोबार शुरू करना कितना रेंट चाहते दे देते महाना? 50,000 50,000 उनका रेंट था। तो जब मेरे वालिद ने उनको कहा तो उन्होंने जो है डराना धमकाना शुरू कर दिया हमें उस वक्त से ही। ठीक है, डराना धमकाना शुरू कर दिया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उनका मेन था कब्जे का, कब्जा करना कि वो चाहते इस थे। जगह पे कब्जा कर लें। ठीक है, और कब्जा तो उनका ऑलरेडी था। उनका ऑलरेडी कब्जा था। ठीक है, ईद का चौथा दिन था ये, 2024 अप्रैल 13 को ये वाक़या हुआ था। चौथा दिन था, हम सब लोग बैठे हुए थे नॉर्मली। मेरे बाबा को इस कत्ल को जब किया गया, इस कत्ल को छोटी जब ईद थी किया गया, जिसको, छोटी ईद का चौथा दिन था। ठीक है। हम सब बैठे हुए थे, फैमिली में सब आए हुए थे। मेरे वालिद को कॉल आई कि ना हमने उधर घर के बारे में ना कोई बात करनी है, कि आप आ जाए, प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। हम लोग अपने वालिद के साथ निकले, आगे भी हमने जाना था। मेरे मामू, हम लोग के कज़न, मैं और मेरे बाबा वगैरह हम लोग चले गए। हम लोग अभी जाके वहाँ पे रुके ही हैं, बाइक भी जो है मेरे बाबा ने खड़ी की, उतरे हैं। उन्होंने कोई मतलब आराम से बात नहीं की, उन्होंने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया मेरे बाबा के साथ। उन्होंने मेरे बाबा को धक्के दिए और मतलब इतने में ही जो है ना उन्होंने जो है हाथापाई एक तरह की हुई। इतने में ही उन्होंने अपनी गन्स निकाली हैं और अच्छा। मेरे बाबा को जो है 6 गोलियां हमारे सामने मारी हैं। 6 गोलियां मारी, फिर वहीं पे उनकी जान चली गई या हॉस्पिटल ले जाया गया? उस वक्त उनकी उस वक्त उनकी जान नहीं गई। जब उन्होंने वो मारा, उन्होंने दोनों भाइयों ने, एक भाई बाइक पे बैठा हुआ था, वालिद भी उनके साथ ही थे। वो मार के फ़ौरन जो है ना डुबनपुरे की तरफ निकल गए हैं और मेरे बाबा उधर ही पड़े हुए थे। एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। अफरा तफरी मच गई, लोग इकट्ठे हो इतने गए। वहाँ पे मौजूद होते हैं, बहुत- किसी ने नहीं किसी पकड़ा, ने भी- कोई आगे नहीं आया, किसी ने ये जुल्म होते हुए नहीं रोका। कोई भी किसी के लिए नहीं बोलता। इंसान खुद के लिए लड़ता है, अपनी जंग इंसान खुद लड़ता है, कोई किसी के लिए नहीं बोलता। यहाँ तक कि आज 4 महीने होने को आ गए हैं, मेरे बाबा को इंसाफ नहीं मिला। हम थानों में, पुलिस अफसरान के पास, बड़े ओहदों पे जो गवर्नमेंट में, उनके पास जा चुके हैं, कोई मतलब किसी से हमें अच्छा, ये मिला ही बताएं नहीं। कि 4 माह हो गए हैं, चलें बहुत बड़ा जुल्म किया उन्होंने कि आपकी आंखों के सामने आपके बाप को कत्ल कर दिया, लेकिन उसके बाद FIR हो गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में मामला चला गया, 4 माह गुजर गए। इतने बाअसर हैं पुलिस वालों से वो कि वो पुलिस वाले उनको गिरफ्तार नहीं कर सके। मुलज़िम इतने बाअसर हैं। पता नहीं वो किधर हैं, वो तो वही जानते हैं और अल्लाह ताला जानते हैं। नहीं, पुलिस लेकिन क्या हमारे- कहती है? हम- आप हमारी- किस किस के पास गई हैं हम लोग- इंसाफ के लिए? किसके पास गई? हम लोग तो काफ़ी ऊंचे लेवल पे IG IG के पास गई हैं आप? जी, IG DSP पंजाब के पास? मुझे नाम नहीं उनका पता। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हैं या DIG होंगे? DIG के पास भी मैं गई कौन से हूँ। DIG के पास गई हैं? ज़ीशान असगर जो DIG इन्वेस्टिगेशन है उनके पास गई जी। हैं? फिर क्या कहते हैं? उनकी तरफ से ये हो जाएगा तो हो DSP नहीं के रहा। पास भी मैं गई हूँ। बस मैंने अपने मुल्क से ये चीज़ देखी है कि हमारे मुल्क में जस्टिस नहीं है। हम लोगों को हमारे घर के बाहर हमें थ्रेटन अभी तक किए जाते हैं। हमारे घर के बाहर गाड़ियाँ आती हैं, हमें थ्रेटन किया जाता है, गन्स होती हैं लोगों के हाथ में बाकायदा। तो जब हम पुलिस को कॉल करते हैं 15 पे, वो आके कहते हैं आपने अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है, आप बेहतर है यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हमें वो ये बात कहते हैं कि हमारे लिए तो ये रोज़ होता रहता है, ये तो हमारे लिए आम सी चीज़ है। हमारे ये मुल्क में justice नहीं कानून है। नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बच्ची जो अपने बाप को अपने सामने कत्ल होते हुए देखती है और इंसाफ की मुंतज़र है कि इसको कभी ना कभी इंसाफ तो ज़रूर मिलेगा। 4 माह गुजर गए लेकिन अभी तक जो है मुलज़मान गिरफ़्तार नहीं किए जा सके हैं।
दूसरी जानिब ये भी इसने बताया कि ये 3 बहनें हैं इस घर में और एक छोटा भाई है और बेवा माँ है, उसके साथ ये यहाँ पे रहती हैं। इनका कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई इनके सर पे मर्द ऐसा नहीं है जो मुलज़मों को मुंह तोड़ जवाब दे सके, जो यहाँ पे भी आते हैं, असला दिखाते हैं, धमकियाँ देते हैं कि केस वापस ले लो, FIR वापस ले लो, सुलह कर लो। ये तमाम मामलात वो लेकर यहाँ पे आते हैं इनको बच्चियों को डराने और धमकाने के लिए। ये एक मामला सिर्फ एक पाकिस्तानी का नहीं है, ये वो बच्चियाँ हैं, दूसरी बेटियों से भी आपकी बात करवाएंगे, जो पैदा भी बैरून मुल्क हुई, पढ़ी भी वहाँ पे, पढ़ा लिखा भी वहाँ पे, सब कुछ वहाँ से किया, और बाप इनका इस ख्वाहिश पे उनको यहाँ पे ले आया कि अपने मुल्क जाएं, वहाँ पे सरमायाकारी करें, कोई कारोबार करें, कोई बिज़नेस करें। तो इन बेटियों को इनके घरों में विदा कर दें, इनकी शादियाँ कर दें, लेकिन उस बाप को ये नसीब ना हो सका। ज़ालिमों ने सिर्फ़ एक जायदाद की खातिर, एक दुकान या एक मार्केट की खातिर उसी जगह पे जो उसने बैरून मुल्क रह के अपनी जमा पूंजी की वजह से वो तमाम चीज़ें बनाई थी, वहीं पे उसको कत्ल कर दिया। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे इदारे, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन विंग हो, चाहे वो ऑपरेशन विंग हो, और उससे बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट हो, जो इस काम के लिए बनाया गया है कि ऐसे बेलगाम मुलज़मान उनको ऑर्गेनाइज क्राइम पकड़े। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम लेन देन के मामलात, माली मामलात के केसेस की तरफ उलझा रहता है। ये है वो केस जिसको ऑर्गेनाइज क्राइम को हल करना चाहिए। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत से ऐसे केसेस खुद भी अपना नोटिस लेके हल करवाते रहे हैं। जब वो DIG इन्वेस्टिगेशन थे, अब वो DIG ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऐसे लोगों को इंसाफ फौरी मिलना चाहिए, जिन बच्चियों के अब सर पे बाप नहीं है, कोई मर्द नहीं है इनके सर पे, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तीनों बच्चियां इस घर में जब हम आए तो बापर्दा बुरके के साथ हमें यहाँ पे इन्होंने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई, लेकिन अभी भी डरती हैं बाहर जाने से, अदालत जाने से, थाना कचहरी के चक्कर लगाने से, किसी भी सीनियर अफसरान के दफ्तर में जाने से डरती हैं कि कहीं इनको नुकसान ना पहुंचा दिया जाए, क्योंकि मुलज़िम जो है अभी तक पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकी और वो इनको डराते धमकाते भी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंसाफ, आपने कहा कि आपको लगता है कि जस्टिस पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ पे रहने वाले लोग भी अक्सर ये कहते हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिलता, और इंसाफ दिलवाने के लिए बहुत मजबूत एक डिपार्टमेंट है, वो है पुलिस का डिपार्टमेंट। और पुलिस के अफसरान जो हैं वो बहुत बुलंदोबाग दावे करते हैं कि हम इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब भी एक ख़ातून है, वो भी यकीनन किसी की बेटी हैं और उनके भी वालिद हैं, तो वो ये दुख को समझ सकती हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं इधर? मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग यतीम हो गए और हम यतीमों के सर से हम लोग का बाप ले लिया गया, और हमारा पाकिस्तान आना मुझे लगता है कि हमारे वालिद का कत्ल एक पूरी ह्यूमैनिटी का कत्ल है, क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी ह्यूमैनिटी का कत्ल है। वो सिर्फ एक बंदे का कत्ल नहीं है, वो एक ख़ानदान का, एक रिश्तों का, मतलब वो एक इंसान जो जाता है इस दुनिया से, वो सिर्फ अकेला नहीं जाता, वो बहुत कुछ लेके जाता है अपने साथ। और मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जस्टिस बिल्कुल नहीं है, और जो सोचते हैं कि वो यहाँ पे आके शिफ्ट हो, यहाँ पे आके रहें, तो उनको यही है कि वो बिल्कुल भी पाकिस्तान ना आए, क्योंकि पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है, एक दरिंदों का मुल्क है। यहाँ पे अगर एक हादसा होता भी है तो यहाँ के जो अफसरान होते हैं, आला अफसरान जो पुलिस के अहदे पे, जिनको इन्होंने कहा है कि वो बहुत दावे करते हैं, वो दावे सिर्फ दावे ही हैं, वो दावे जो है सच होते नज़र नहीं आते। और यहाँ के पुलिस स्टेशन भी चले जाओ तो वो बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जिस तरह एक नॉर्मल सा माहौल है। यहाँ के लोग जो हैं बहुत ना दरिंदे हैं, यहाँ के लोगों में एहसास नहीं है। वहाँ में उस मुल्क में अपनाइयत थी, हमें नहीं पता था कि हम यहाँ आएंगे तो हम अपने बाबा को गवा देंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि आप पुलिस स्टेशन गई? हाँ
कितनी दफ़ा चक्कर लगाया हम आपने? तो आते जाते रहते हैं, हर वीक हमारा पुलिस स्टेशन आना जाना है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, जाके बैठ के आ जाते हैं। पुलिस स्टेशन में आपने अभी एक जिक्र किया कि वो खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, आपको ऐसा माहौल लगता है कि बहुत अच्छा माहौल है कि वहाँ पे आपको बहुत इज़्ज़त और एहतराम? और वहाँ पे इज़्ज़त और एहतराम नहीं है, वहाँ पे वो सिर्फ मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो है ना, सिर्फ हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पैसे खाते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, वो पैसा खा लेते हैं। और सिर्फ आपसे किसी ने पैसों की डिमांड की? हमसे पैसों की डिमांड हुई है और हमने दिए भी हैं। मुकदमे के मुद्दई जिनके साथ ऑलरेडी जुल्म हुआ होता है, मुकदमे का मुद्दई 302 का, जिसका कोई अजीज़, कोई प्यारा मारा गया हो, उससे भी पुलिस जो है वो ये डिमांड करती है कि हमने रेड के लिए जाना है, दूसरे शहर में जाना है, हमें रास्ते के लिए, रास्ते में खाने पीने के लिए पैसे चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, गाड़ी चाहिए, कन्वेंस चाहिए। ये चीज़ें तो अलग हैं रकम से अलावा। थाने में क्या कुछ हुआ इनके साथ, किसने डिमांड की, पैसे कितने लगे, ये भी आपको दिखाते हैं। ये बताएं, जब आप थानों में गई तो कौन लोग थे जो आपसे पैसों की डिमांड करते थे? कितने पैसे आपने दिए इनको? हमारे काफ़ी पैसे लग गए हैं इस केस कितने में पैसे तो। लग गए? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने लग गए? 5 5 लाख। और वो मज़ीद भी डिमांड करते हैं? वो मज़ीद भी डिमांड करते और करते कुछ भी नहीं है। क्या बैठे कहते हैं रहते जब आपसे पैसों की डिमांड होती है तो क्या कहते हैं? जब पैसों की डिमांड आती है, जब पहले बात आती है कि केस नहीं हो रहा, वो यहाँ तक कि जब वो रेट्स पे भी जाते रहे, हमने गाड़ियाँ दी है अपनी, जब नक्शे बने हैं, हमारी गाड़ी में पुलिस ऑफिसर बैठ के गया है। हालांकि ये कत्ल का केस है, इस केस के अंदर हमें गवर्नमेंट को हमें प्रोवाइड करना चाहिए, हमें उनको कुछ प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। गाड़ियाँ भी आपकी जाती गाड़ियाँ हैं? भी हमारी जाती है, आदमी भी जो है मेरे हमारी फैमिली से ही जा रहे हैं, वो लोग कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं कुछ करते? भी नहीं करते। तो आपको लगता है कि कुछ हो जाएगा जिस तरह से कर रहे हैं? नहीं, 5 जिस तरह लाख से- भी आपका जिस चला तरह गया, से शायद हो रहा है- मज़ीद 5 लाख आप दे दे तो मुलजिम पकड़े जाएं। जिस तरह से हो रहा है, पैसे भी जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा, तो इस तरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना लगता है कि कुछ होगा, क्योंकि वो जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट है, उसको जब हमने देखा है, मैंने देखा है, मैंने सुना था सिर्फ कि हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हमारी पाकिस्तान की सिक्योरिटी ऐसी, सिस्टम ऐसा है हमारा इधर का, लेकिन जब मेरे साथ हुई है तो मैंने ये चीज़ जानी कि इधर जस्टिस नहीं है। और जस्टिस होने की उम्मीद भी नहीं है? नहीं, जस्टिस होने की उम्मीद भी नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग इस तरह के हैं। फिर क्या करेंगे आप? 3 महीने क्या करेंगे अगर जस्टिस नहीं हम हो? अपने बाबा के जस्टिस के लिए जितना हमारे से हो सके अपना पूरा एफर्ट दे के लड़ेंगे। एक इंसान के अंदर एक हार्ट के कॉर्नर में एक जगह होती है कि होगा, अल्लाह ताला के ऊपर उम्मीद होती है, और मेरी जिन्होंने इस तरह किया है, मेरी उनके लिए यही दुआ है कि वो कभी भी सुकून में नहीं रहेंगे। उन्होंने बच्चों को यतीम किया, हमारी मम्मा को बेवा कर दिया। वो कभी भी सुकून में नहीं रहे। ये वो इदारों के सरबराह, यहाँ पे बड़े बड़े बुलंदोबाग दावे और क्राइम कंट्रोल करने के दावे, कत्ल व गारत को रोकने के दावे, सारे दावे हैं। ये है सबूत, ये वो मंजर कशी है जिसको थाना कल्चर की तब्दीली में और कभी सिप्स और कभी कुछ पता नहीं क्या कुछ नाम दे के पुलिस के मोराल को बुलंद किया जाता है। ये मुंह बोलता सबूत है। ये वो बता रही हैं, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी बच्ची मैडम सीएम को भी, आईजी पंजाब को भी और सीसी पर लाहौर को भी, और इससे नीचे तो वैसे ही कोई तवक्को नहीं रह जाती कि किसी के लिए कोई इंसाफ के लिए काम कर सकता है। आईजी पंजाब, सीसी पर लाहौर और इसके नीचे अगर कोशिश करें तो शायद डीआईजी किसी भी विंग का हो तो शायद कोई मदद कर दे। लेकिन ये बता रही है वो हकीकत, ये बता रही है जो इसने बचपन से सुना, बैरून मुल्क रह के इसने सुना कि पाकिस्तान में अगर किसी का जानी या माली नुकसान हो जाए तो उसको इंसाफ नहीं मिलता। ये बता रही हैं और आकर इसने देख भी लिया। मुकदमे की मुद्दैया से तो हमने बहुत कुछ सुना, जिसमें मुझे भी यकीन है कि बहुत सारी बातें हकीकत पे मबनी हैं, लेकिन
चूँकि आईजी पंजाब ये कहते हैं, वादा करते हैं अपने लोगों से कि अगर कोई उनकी बात नहीं सुनता, कोई उनको इंसाफ नहीं मिलता तो वो 1787 पे कॉल करें। यकीनन 1787 जो है वो आईजी पंजाब को तमाम कॉल्स का रिकॉर्ड उनके पास जाता है। तो इनसे भी हमने पूछा कि 1787 पे आप क्यों आईजी पंजाब साहब को नहीं बताती हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिल रहा। यकीनन वो आपको इंसाफ दिलवाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि इंसाफ मैं लेके दूंगा, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता आप मुझ तक पहुँचें। यकीनन इस बच्ची के लिए उन तक पहुँचना तो मुमकिन नहीं है। चलें फ़ोन कॉल पे ये उन तक पहुँचती है या उन तक पैगाम पहुँचाती है तो इंसाफ उनको मिल जाएगा। आपने किया कॉल, आप करें हमारे सामने 1787 पे। पीटीए की जानिब से आईजी पंजाब शिकायत सेल के नंबर 8787 यानी 8787 को तब्दील करके 1787 यानी 1787 कर दिया गया है, जो फौरी तौर पर नाफिज हो चुका है। 30 जून 2021 से शिकायत सेल का पुराना नंबर 8787 यानी 8787 मुअत्तल तस्वुर होगा। इसीलिए शहरी पुलिस से मुतल्लिका शिकायत के लिए आईजी पंजाब शिकायत सेल के नए नंबर 1787 यानी 1787 पर बजरिया कॉल या SMS राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं FIR नंबर 1484/24 की मुदैया बात कर रही हूँ। 1484/24 जी जी /24। किस चीज़ की FIR करवाई है आपने? ये कत्ल के केस की FIR है, मैं मुदैया बात कर रही हूँ। किसका कत्ल हुआ था? मेरे वालिद का। मुल्ज़म गिरफ्तार है? नहीं। मुल्ज़म गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं? जी नामजद है? जी नामजद है। जिला कौन सा आपका? ज़िला पंजाब है। ये तो सुबह है ना दीदी जी, लाहौर है, फैसलाबाद, लाहौर। वाला लाहौर का। थाने कौन से में FIR हुई है? थाना सब्ज़ाज़ार है। सदर सब्ज़ाज़ार। सब जगह ठीक है। अपना नाम बताइए। फ़िज़ा वाजिद। फिजा वाजिद। जी। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवाएं। कब कत्ल हुआ था? ये 13 अप्रैल को कत्ल हुआ है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें आप। साहब और 13/4/2024। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि 4 महीने हो गए हैं ये केस, हमें थानों में हमसे पैसे लिए जाते हैं, काम हमारा नहीं नहीं हो आपने रहा। किसी को 1000 रुपया नहीं देना। जी। और ये कितने मुल्जिमान थे? ये 3 मुल्जिमान हैं। एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ अभी मुल्जिम? नहीं, एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। हम बहुत गवर्नमेंट में IG DIG SP सबके पास हो के आ चुके हैं, जाते रहते हैं पुलिस स्टेशन, कोई काम नहीं हो रहा। चले मैं आपकी कंप्लेन जो है बताइए, SP overseas इन्वेस्टिगेशन में। ऑफिस हम भेजूंगा, ठीक है? ओवरसीज़ 24 पाकिस्तानी हैं, हम घंटे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम पुलिस स्टेशन जी, जाते जी, हैं तो मैंने CNSC देख लिया आपका। जी जी। जी। तो इंशाल्लाह राब्ता हो जाता है आपके साथ 24 घंटे का। तो आपका मामला देख लेते हैं। तफ्तीशी क्या कर रहा है आपका? तफ्तीशी कुछ भी नहीं कर रहा, पैसे ले रहा है। बताइए आप है? जी जी। आपके कोई अकेली बहन है? नहीं, 3 बहनें हैं हम। 3 बहनें हैं, भाई? एक भाई है छोटा हमारा। ठीक है, छोटा है, सबसे छोटा है। इश्तेहारी किए हुए हैं? जी इश्तेहारी हैं। चलो मैंने आपकी कंप्लेन SP इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भेजी है, 24 घंटे तक राब्ता हो जाता है, ठीक है? तो आपने SP साहब को बताना है कि हम इस तरह परेशान हैं, तो मर्डर का केस है, जल्द हमारा सॉल्व किया जाए, ठीक है? चलिए ठीक है, थैंक यू। उनको बताएं कि आईजी साहब का नंबर है, उनको कैसे बात हमारी IG साहब का नंबर है, उनसे कैसे बात हो सकती है? ये IG ऑफिस कंप्लेन चल रही है। तो उनसे कैसे रब्ता हो सकता है? हम उन्हीं के एजेंट से बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आप टेंशन ना लें, ये IG ऑफिस की तरफ से जा रही है कंप्लेन, ठीक है? उनके पास ही सारा रिपोर्ट जाना है, रोजाना डेली बेसिस पे जाता है, ठीक है? चलिए ठीक है, थैंक यू। तो आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आपका मामला हल हो जाता है। ओके, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। चलें जी, 1787 पे किसी ने तो बिलाखिर फ़ोन उठा लिया और कंप्लेन भी हो गई। आज डेट जो है, टाइम जो है वो आप नोट कर लें। उसके बाद देखेंगे उन्होंने 24 घंटे में कहा है कि
इन्वेस्टिगेशन वाले आपसे रब्ता करेंगे, एसपी इन्वेस्टिगेशन वाले। तो अगर आपका रब्ता हो जाता है तो उनको बताएं जो कुछ आपको शिकायत है, जो कुछ आपको पुलिस वाले पैसों की डिमांड करते हैं, खुल के उनको अपनी वो बातें बताएं जिस तरह से आपने हमारे साथ बात की है, ताकि मुझे उम्मीद है कि आईजी साहब ने 1787 के ज़रिए जो है वो आपकी बात सुन लेनी है, तो आपको इंसाफ मिलेगा। प्रोग्राम में इस बच्ची की 2 बहनें और हैं, वो क्या कहती हैं वो भी आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। मकतूल वाजिद हुसैन की 2 बेटियां वो भी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं इनको क्या पता इस जुल्म की दास्तान में, क्या कुछ इनको मालूम है। मुकदमे की मुद्दइया ने तो सब कुछ बताया, आप इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताइए और बताइए क्या हुआ, आप पाकिस्तान आए, सेटल हुए, आपको क्या कुछ मालूम है? मेरा नाम निदा है। तो हम लोग यहाँ पर सेटल हुए थे कि अपनी स्टडीज़ कैरी करने के लिए, स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए हम सेटल हुए। मेरे बाबा को था कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को सारा टेक केयर करना है यहाँ पर आकर, और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का सारा बनाई और फिर रेंट आउट की। तो जिनको रेंट आउट की उन्होंने जो है 13 अप्रैल को जो है मेरे बाबा का मर्डर किया है। और फिर उसके बाद आप थानों में आप भी जाती हैं अपनी बहन के साथ, क्या होता है? के साथ आती जाती रहती हूँ, और हम लोग काफ़ी आला अफसरान के पास गए हैं, आईजी, डीआईजी, उन लोगों के पास हमारा आना जाना होता रहता है। लेकिन वो जो है बस ये हमें कह के टाल देते हैं कि जी आपका ये काम हो जाएगा, आपका ये काम हो जाएगा। जो है आईओ की ड्यूटी लगा देते हैं कि आपने अब ये काम करके आना है। बट जब वो आते हैं, हम दोबारा जब जाते हैं तो कोई भी जो है आउटपुट हमें नज़र नहीं आ रहा होता उनकी तरफ से। जस्ट वो हमें जो है टाल रहे होते हैं। एंड ये 4 महीने हो गए हम लोगों को एफआईआर करवाए हुए। जिस दिन मेरे बाबा की डेथ हुई थी विद इन एन आवर हम लोगों ने एफआईआर करा दिया था कि हमें जस्टिस मिले इसके लिए। वो खुले घूम रहे हैं अभी तक, और वो किसी के साथ और भी इस तरह कर सकते हैं। उनके काफ़ी इस तरह के केसेस और भी हैं, और लोग डर की वजह से जो है स्टेप नहीं उठाते जस्टिस के लिए, लोग आगे नहीं बढ़ते। लेकिन हम लोग उसी दिन हम लोग गए थाने में कि हम लोग जाते हैं, जाकर अपने बाबा के लिए उनकी जान के लिए, उनके लिए जो इंसाफ है वो उसके लिए हम लड़ें। लेकिन जब हम गए तो वो कहते हैं कि ये तो हमारे लिए रोज़ाना के 302 का जो केस है वो तो हमारे लिए नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल है, किसी की जान तो चली जाए देखते रहते हैं, इससे हमारे लिए कौन नॉर्मल कहता है? जो वहाँ पर एसएचओ था। अच्छा, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या आपका आईओ जो होगा जी, आप तो उनके पास जाती है ना? उनके पास हम एफआईआर करवाने गए थे। अच्छा, जब एफआईआर करवानी थी तब? उसके बाद हम लोग फिर डीएसपी के पास जाते रहते हैं। डीएसपी कौन थे? डीएसपी रेहान जमाल। अच्छा, तो वो क्या वाकया आपने मुझे भी थोड़ी देर पहले बताया कि वो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे रेहान जमाल और शायद डीएसपी, वो क्या बात है, वो ज़रा बताइए। जी, वो ना उधर ऑन द स्पॉट जो है ना वो प्रेजेंट थे वहाँ पर जब मेरे बाबा की डेथ हुई है। डीएसपी सब्ज़ादार रेहान जमाल और आपके इन्वेस्टिगेशन के डीएसपी भी वही हैं। अच्छा, वो मौके पे मौजूद थे, उन्होंने कत्ल होते हुए देखा? नहीं, वो उस टाइम कत्ल होते हुए तो नहीं थे, लेकिन विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो वहाँ पर आ गए थे। अच्छा, आ गए थे। वो वीडियो उन्होंने जो बताया कि वीडियो उनके पास है, वो वीडियो जिसमें सस्पेक्ट हुआ है कि जो मर्डरर्स हैं सलमान सिंधु और अदनान सिंधु, और उनके फादर थे। सीसीटीवी फुटेज है कोई? जी। अच्छा, वो पुलिस के पास है, उसमें सबूत है कि वो फायर करके वो फायर कर रहे हैं। उन्होंने कितने फायर आपके वालिद को लगे? 6 गोलियां उन्होंने कहाँ लगी थी? सारे वाइटल ऑर्गन्स पे मारी हैं। अच्छा जी, बहुत डिस्टेंस बहुत कम था मेरे बाबा में। कितनी दूर थी? मतलब होगा जैसे आपके और मेरे में। जी। अच्छा, इतनी करीब से मारी गोली? हाथापाई हुई है, फिर उन्होंने बहुत करीब से जो है उन्होंने। तो आपके बाबा के साथ और भी था कोई? जी, मेरी बहन गई थी। बहन तो थी जी, कोई और मेरे मामू और अच्छा। मतलब ईद का 4th डे था तो हमारी फैमिली इकट्ठी हुई थी तब। तो मेरे मामू और उनके फ्रेंड्स थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स और भी थे घर के बड़े। तो वो गए कि ना आपको जाकर वहाँ पर दिखाते हैं जगह, आप लोग वो जगह देख लेना, खाली हो रही है तो जब गए हैं तो उन्होंने बाइक पीछे थी क्योंकि मेरी बहन भी साथ थी
तो मेरे बाबा ने कहा कि तुम इधर इनके साथ खड़े रहना, मेरे मामू के साथ। तो खुद वो आगे गए हैं उनकी से बात करने के लिए। तो उन्होंने पहले हाथापाई करना शुरू कर दिए, फिर उन्होंने विद इन सेकेंड्स जो है ना, उन्होंने इतना भी मौका नहीं दिया कि हमारे घर के बड़े जो उस टाइम प्रेजेंट थे वो जाएं और उनको रोक सकें, उसमें इन्वॉल्व हो सकें, उनको रोकें। ठीक है। उन्होंने विद इन सेकेंड्स जो है गन निकाली और उन्होंने फायरिंग कर दी मेरे बाबा अच्छा, पे। ये इतनी कौन सी ऐसी बात हो गई थी कि वो उसने फायर कर दिया, गन निकाल ली? दिन का वक्त था? जी, शाम 5:04 पर कॉल आई और 5:17 तक उनकी डेथ हो गई है। मतलब जब कॉल आई तो साथ ही मेरी बहन और मेरे मामू सब निकल गए थे। तो इतनी क्या था इनके साथ, क्या दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी ऐसे कोई बात नहीं थी उन लोगों के साथ को? हमारी। हमने इनको रेंट पर जब दिया है तो जी हम उनके कुछ इंसिडेंट सुनते रहे हैं इस तरह कि जो है जिसने फायरिंग किया सलमान सिंधु, वो उसने मर्डर किया है कुछ एक पर्सन का कुछ देर पहले। इस वाक़े से कुछ देर पहले हमने सुना है कि उसने मर्डर किया और वो जेल रह के आया है। अच्छा, उसने आपके बाबा को कत्ल करने से पहले भी किसी को कत्ल किया? और उसने उसके इनकी दुश्मनी आपस में भी इन लोगों की पता नहीं काफ़ी लोगों के साथ दुश्मनी थी, क्योंकि इस तरह क्रिमिनल बैकग्राउंड था इन लोगों का। इनके फादर पे भी आगे फायरिंग हुई है। आपके बाबा को पहले नहीं पता था? मेरे बाबा को जब पता चला तो मेरे बाबा ने इनको कहा कि ना आप खाली कर दें, हम अपना मतलब उनको ये चाह रहे थे कि ये लोग यहाँ से चले जाएं या मैं अपना यहाँ पर बिजनेस वगैरह स्टार्ट करूँ। ठीक है। तो इनको जब खाली करने का कहा है 2023 के लास्ट में, तो इन्होंने जो है उसमें 2-3 महीने में इन्होंने हम लोगों से धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं कि हम आपको इस तरह, हम लोगों को बेटियां हैं इस हवाले से हमें धमकियाँ देना शुरू कर दिया, आपका छोटा बच्चा है। और फिर हम लोगों को इन्होंने पैसे भी हमसे मांगे सलमान ने। अच्छा। तो मेरे बाबा किस चीज़ के पैसे मांगे? कि खाली करने के, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो आप हमें पैसे दें। अच्छा जी। तो कितने पैसे मांगे थे? उन्होंने हमसे 10 लाख मांगे थे। 10 लाख मांगा था, कब्जा छोड़ने का 10 लाख मांगा था। तो कोई कानून की मदद नहीं दी, कोई पुलिस को एप्लीकेशन? नहीं, मेरे बाबा चाह रहे थे कि कोई भी तो वो देना चाह रहे थे कि दे देते हम? मेरे बाबा कह रहे थे कि अगर मैं इनको पैसे दे देता तो बस ये एक दफ़ा चले जाएंगे ये लोग यहाँ से। अच्छा, खाली कर दे। मेरे बाबा चाह रहे थे कि यहाँ पे पुलिस वगैरह और कोर्ट वगैरह के चक्कर ना लगाने पड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है किस तरह कोर्ट वगैरह में क्या माहौल है, कोई भी जस्टिस नहीं ग्रांट करता। आपको जो है वो पेशी पे दिन जो है वो पड़ते रहते हैं, डेट्स वगैरह मिलती रहती हैं, लेकिन जो है कोई भी आपको जस्टिस नहीं मिलता, आपका जो केस वो सॉल्व नहीं होता। तो मेरे पापा ने कहा बस चुप करके आपस में जो बात हो वो ये लोग यहाँ से चले जाएं। तो हम लोग डिले करते रहे कि नहीं बस अप्रैल के एंड तक इन लोगों ने चले जाना है। और मेरे बाबा गए भी इस माइंड से थे कि ना इन लोगों ने खाली कर देना, बस ये लोग तंग कर रहे हैं जाने से पहले कि हम इनको पैसे दे दें। तो जब गए हैं तो उन्होंने फिर इस तरह मेरे बाबा का मतलब कर दिया है। अच्छा जी। अच्छा, अब आप बहन ने भी बताया कि वो जो सारा कुछ हो रहा है इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो आप सब लोग आप फैमिली बाहर थे, कुवैत में आप लोग रहे हैं, तो क्या सोच के आप लोग भी आए थे? आपने बाबा को मना किया था कि ना जाएं पाकिस्तान, या आपने सुना था कि ऐसा होता है कि यहाँ पे किसी की प्रॉपर्टी पे, ख़ासकर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़े हो जाते हैं? नहीं, मतलब ना मेरे जो फादर थे ना वो घर के बड़े थे ना, तो वही हर फैसला वही करते थे। तो हम लोग भी छोटे थे, हमें इतनी समझ नहीं थी कि पाकिस्तान का क्या माहौल है क्या नहीं है, तो हमें नहीं पता था कि हमारा आना यहाँ पर बहुत महंगा पड़ जाएगा, हमारे बाबा की जान चली जाएगी। मतलब जो वो हमें प्रोवाइड करने वाले वो थे, हमारे घर की छत, हम लोगों को हर चीज़, सिक्योरिटी, हमारे लिए शील्ड थी एक वो। और चले उन्होंने हमारे बाप का साया छीना हमसे, और अभी भी वो खुले घूम रहे हैं। उनको अभी तक जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया। हम लोग आए दिन जो है डीएसपी के पास जा रहे हैं, आला आपको थ्रेट किया जाता है, तो आपने इसकी कोई एफआईआर नहीं करवाई? जिस तरह आपने बताया कि आपका एक शीट थे, आप एक तहफ़्फ़ुज़ था आपको बाप की शक्ल में, तो आप पुलिस के पास गई हैं आप लोग बहनें? जी, जब ये इस तरह बाहर कार्स आती हैं हमारे घर के, और वो फ़ोन कॉल्स भी आती हैं? जी, हमें थ्रेट करते हैं, गन्स वगैरह आके हम लोग देख रहे होते हैं, गन्स निकाल रहे होते हैं गाड़ी से बाहर। और हम लोगों ने फिर पुलिस वालों को इन्फॉर्म भी किया था इकबाल टाउन के, तो उन्होंने वो आए और आके कहते हैं कि ना हम आपको अपनी सिक्योरिटी खुद करनी पड़ेगी, अब तो आपको ये मशवरा देंगे कि आप लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाए।
अच्छा, पाकिस्तान से ही शिफ्ट हो जाए? आप यहाँ इस घर अच्छा, से इस घर से शिफ्ट हो जाए। ये पुलिस वालों ने ये तो बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि आप लोग शिफ्ट हो जाए, मुलजिम ना पकड़ें। अच्छा, अब ये माइक दीजिएगा बहन को। बच्चे आप अपना नाम बताएं। मेरा और नाम सनाबिल वाजिद है। अच्छा, क्या आप क्या कहना चाहती? मैं क्या कहना चाहूँगी, बस हमारे फादर को हमसे छीन लिया गया। दिन दिहाड़े हमारे फादर का कत्ल हुआ है। ये जिस पे बीतती है वही जानते हैं। हम लोग ने जस्टिस के लिए पुलिस के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है कहीं से। आपने किसी से कुछ कहना है? कैमरे में देख के बोलिए। मेरी यही गुजारिश है कि देखिए। हमारे फादर को जस्टिस मिले, हमें जस्टिस मिले। हमसे तो हमारा बाप छीन लिया गया है, लेकिन इस तरह वो जो मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं, वो अगर हमारे साथ कर सकते हैं तो वो किसी और के साथ भी कर सकते हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि उनको पकड़ा जाए जल्द से जल्द और जान का बदला जान हो। अच्छा, आप की कितनी एज है? आपकी कौन पढ़ती हैं आप? जी, मैंने अभी कॉलेज पास किया। कॉलेज पास किया है। तो कितना अर्सा हुआ है आपको पाकिस्तान आए हुए? पहले आप 1 साल बाद पाकिस्तान आती थी बच्चों अपने? हम लोग आते थे 2-3 साल बाद आया करते थे। अच्छा। अपनी समर वेकेशंस में। समर वेकेशन जी। कितना अर्सा रहते थे? अच्छा लगता था पाकिस्तान? सही लगता था, बस अच्छा लगता था। बस हम लोग आते थे लेकिन एंजॉय करने आते थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे आके, और बस वापस चले जाया करते थे। लेकिन बाबा ने ये डिसीजन लिया कि अब हमने आना है, यहाँ पे शिफ्ट होना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी बनानी है, आगे शादियाँ करनी है, पढ़ाई को कंटिन्यू यहाँ पे करना है। बाबा वहाँ से शिफ्ट होके आए थे। हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है। ठीक है। पैदा भी वहाँ पे हुए, बड़े भी वहाँ पे हुए। हमें वहाँ की आदत थी और हम वहाँ पे बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे पाकिस्तान आके हमारे बाबा फैमिली के जो ख़ानदान वाले लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको जी कि आपको जस्टिस मिले? जी, हमारे मामू हमारे साथ हैं, हमारे फैमिली हमारे साथ हमें सपोर्ट करी है। लेकिन जितनी देर तक पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी उतनी देर तक फैमिली का सपोर्ट का क्या फ़ायदा है। हम पुलिस के पास जाते हैं, अपने मामू के साथ जाते हैं, अपनी फैमिली वालों के साथ जाते हैं, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। वो बैठे होते हैं वहाँ पे, खा पी रहे होते हैं और कुछ नहीं होता। वो हम जाते भी हैं तो कहते हैं ये तो हमारे लिए रोज़ की बात है, ये नॉर्मल है। किसी की जान जाना नॉर्मल है क्या? या ह्यूमन राइट्स नहीं है पाकिस्तान में? बाकी कंट्रीज़ इस चीज़ पे इतना फोकस देती हैं। अगर किसी दूसरे मुल्क में हो गया होता ये तो आप मुझे खुद बताएं कि क्या इंसाफ अभी तक मिल गया होता उनको या नहीं। आपको क्या लगता है पुलिस आपके साथ क्यों कोऑपरेट नहीं करती है? क्या वजह है? पुलिस तो किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करती। पुलिस को यहाँ पे किसी की जान का जाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको कि किसी की जान भी चली जाए। तो ये जिस पे बीतती है वही जानते हैं। हमारा बाप हमसे छीना गया, हम ही जानते हैं इस दुख को, इस दर्द को। जब आप थाने बहनों के, आप तीनों बहनें जाती हैं तो थाने में जब पुलिस वाले आईओ आपका मिलता है, डीएसपी मिलता है, तो वो क्या कहता है? वो बस झूठी तसल्लियाँ देते हैं। वो कहते हैं कि बस हो जाएगा। क्या कहते हैं कि मुलजिम कहाँ है? मुलजिम ज़मीन निकल गई है, उन्हें ये आसमान खा गया है। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उनको जो खबर मिल जाती है झूठी मूठी वो दे देते हैं कि यहाँ पे हैं, हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग हमें 1 हफ्ता दें, आप लोग हमें 24 घंटे दें। कुछ भी नहीं होता। अच्छा, कभी जो कुछ रेड्स की हैं पुलिस ने अब तक, जो उनको पकड़ने के लिए कहाँ गई है पुलिस? गाड़ियाँ भी आपसे लेके जाती है? हमारी लेके गई है गाड़ियाँ। वो काफ़ी उनकी मतलब फैमिली के मतलब वहाँ पे रेड की है उनकी। कहाँ पे? लाहौर से बाहर या लाहौर से बाहर नहीं, लाहौर के अंदर ही है शायद। कितनी दफ़ा रेड किया है? 2-3 दफ़ा हो चुकी है। सिर्फ 2-3 दफ़ा? उनकी फैमिली कैसे उनको पता चला? जब जाते हैं फिर क्या होता है वहाँ पे? वो नहीं मिलते? वो लोग तो नहीं मिलते। वो तो ये कहते हैं कि वो लोग भागे हुए हैं। वो कभी कहते हैं कि सिंध में हैं, कभी क्वेटा में हैं। वो जो हमें बताते हैं, हम वही मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी दुकान थी या घर था, क्या था वहाँ पे? दुकान भी हमारी दुकान भी थी वहाँ पे, और पीछे एक फ्लैट था। वो दोनों उनके पास था। दोनों? तो उनकी पीछे फैमिली रहती थी। नहीं, वो कब्जे में है अभी तक। वो भी उनके कब्जे में? तो वो आप
वहाँ पे कौन है, कौन रहता कोई है? भी नहीं है वहाँ पे ताले हैं लगे हुए हैं। तो ताले आपके हैं। पुलिस क्या कहती है कि आपके बाप को कत्ल कर दिया, जो वजह बनी प्रॉपर्टी पे वो कब्ज़ा करना चाहते थे, प्रॉपर्टी खाली नहीं करना चाहते थे, वहाँ पे अब ताले पड़े हुए हैं। वो तो आपके वालिद की, बीवी का, आपकी मदर का, आपका हक है, तो वो भी आपको नहीं पुलिस ने लेके दिया। चले मुलजिम तो कोयटा चला गया, इलाका गैर में चला गया, किसी भी जगह पे चले गए, वो कोई भी बहाना पुलिस बनाती है। दुकानें, वो प्रॉपर्टी तो कहीं नहीं गई, वो क्यों नहीं आपको दिलाई जाती? वो तो नहीं दिलाई गई, अभी तक तो नहीं दिलाई गई। आपने हमने डिमांड की है। क्या कहा? हमने कहा कि हमारे एक तो दिन दहाड़े मेरे फादर जो हैं अपने ही घर के सामने, जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया है, उसके सामने पे बस बिल्कुल पड़े हुए थे और दुनिया देख रही थी उनको। हम लोगों ने डिमांड किया पुलिस से, लेकिन वो नहीं, कोई भी एक्शन नहीं, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। अब उस घर में कौन है? उस दुकान कोई में नहीं है, उस घर खाली है, बिल्कुल खाली है और ताले लगे हुए हैं उनके ही। उनके ताले लगे। तो वो पुलिस आपको दिलवा सकती है? वो आपके फादर के नाम प्रॉपर्टी है, वो होगी, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके पास सब सबूत होंगे, प्रूफ होंगे आपके पास, तो पुलिस ने वो भी काम नहीं किया? नहीं। ये माइक दीजिए था। हमने ना पुलिस को कहा था, तो उन्होंने कहा था कि ये आपको बाई कोर्ट मिलेगी, इसका पोजीशन जो आपको बाई कोर्ट लेना पड़ेगा, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। देखें, बिल्कुल बाई कोर्ट या पोजेसन जो है वो कोर्ट के ज़रिए ही मिलेगा, लेकिन ये इतना मुश्किल काम तो नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए ख़ासकर पुलिस को जो है वो अहकामात हैं कि ख़ासकर कोई खाली प्लॉट हो, कोई घर हो, कोई दुकान हो, कोई प्लाज़ा हो, अगर उसका मालिक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो उसको दिनों में, महीनों में नहीं, चंद घंटों में उसका फ़ैसला करके ओवरसीज़ पाकिस्तान की उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस दिलाई जानी चाहिए। और ये वो बदकिस्मत बच्चियां हैं, वो बदकिस्मत ख़ानदान है जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ अपने बाप के साथ, अपने बहनों भाइयों के साथ, और इनके बाप की जान चली गई। और वही वजह कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़मीनों पर, जायदादों पे लोग कब्ज़ा करते हैं, लेकिन ये इनका घर है, इनका कमर्शियल दुकान है, इसके ऊपर आज भी उन्हीं मुल्ज़मान का कब्ज़ा है। चले, उसके लिए कानूनी तकाज़े जो हैं वो पुलिस ने पूरे करने हैं, कोर्ट से ऑर्डर लेना है, वो भी कोई इतना मुश्किल और इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, वो भी हल हो सकता है। ना तो इनके आज तक प्रॉपर्टी पे इनका जो हक है वो इनको मिल सकी है, और ना ही इनके बाप के कातलों को अभी तक गिरफ़्तार किया जा सका। हमारे घर का सर्वाइवल भी जो था रेंटल था, तो अभी तक उनका जो पोजेसन वहाँ पर उनका ही लगा हुआ है, उनके ताले लगे हुए हैं, हमें तो अभी तक उसका पोजेसन नहीं मिला वहाँ का। और मैं ये कह सकती हूँ कि जो आला अफसरान है, सीएम, आर्मी चीफ है, उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि इस केस की तरफ मुतवज्जा हो, इस केस पर फोकस करें, इस केस पर फोकस करें, ताकि हम लोगों को हमारा सर्वाइवल हो सके। हमारा सर्वाइवल ही ये है, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो है उन तक जा सके। इस प्रोग्राम में हमने इस तमाम ख़ानदान की वो बातें जो शायद इतनी आसानी से सुनी भी नहीं जा सकती, दुख भरी दास्तान है, वो आपको दिखाई भी और आपको सुनाई भी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी लोगों के साथ या पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को अगर इंसाफ नहीं मिलता तो पुलिस हुकाम की जानिब से, सीनियर पुलिस अफसरान की जानिब से कहा जाता है कि वो तब्दीली तफ्तीश भी करवा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन बेहतर नहीं हो रही, तेज़ तरीके से, जल्दी से नहीं हो रही, तो वो एक एप्लीकेशन के ज़रिए उसको तब्दील करवा सकते हैं। इसके हवाले से सीनियर अफसरान क्या कहते हैं, पुलिस की ज़ुबानी सुनवाते हैं। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर उनकी तफ्तीश ठीक नहीं हो रही तो वो क्या करें, और उनसे तफ्तीशी कोऑपरेट नहीं कर रहा तो वो क्या करें। तफ्तीश में एक मुद्दई होता है और एक इल्ज़ाम अलय होता है। इल्ज़ाम अलय का मतलब ये नहीं कि वो मुजरिम हो गया है, मुजरिम के लिए उसको साबित करना पड़ता है कि क्या वो
उसने जुर्म किया है। मुद्दई के लिए भी और इल्ज़ाम अलई के लिए भी ये सहूलत मैसर है कि अगर उनको ये लगे कि उनकी तफ्तीश ठीक नहीं हो रही तो वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन का ऑफिस उनके लिए हाजिर है। वो आएँ और अपनी तफ्तीश चेंज की एप्लीकेशन यहाँ सबमिट कराएंगे और एक प्रोसीजर के तहत उनका केस डिस्कस होगा बोर्ड में, और अगर उनकी तफ्तीश ठीक नहीं हो रही तो उनकी तफ्तीश को चेंज कर दिया जाएगा और किसी आला अफसर को जो जिम्मेदारी से इस तफ्तीश को पूरा करेगा उसके हवाले कर दी जाएगी। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ानदान के साथ ये जुल्म हुआ, किस तरह से 3 बच्चियों के बाप को बेदर्दी के साथ दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। IG के 1787 पे कॉल करने के बाद पुलिस कितनी मुतहरिक होती है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जो पंजाब में और ख़ासकर पाकिस्तान में कवानीन बनाए गए हैं उसमें तो हम यही सुनते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ अगर कोई जुल्म और ज़्यादती होती है तो उसका फौरी तौर पर अजाला होना चाहिए, ऐसी हदायत है पुलिस डिपार्टमेंट को। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।